औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बारू एंड फ्रेंड्स लॉ फर्म इस्लामाबाद एंड गुजरात की जानब से आपके लिए हम लेके आए हैं QSO का जो हमने एक सिलसिला लेक्चर्स का शुरू किया हुआ है, उस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 29 है। आज हमने पढ़ना है जी आर्टिकल 71, व्हाट इज़ एन ओरल एविडेंस एंड ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग माई टॉपिक आई विल फील सॉरी एंड मैं आपसे कहूँगा कि मैं सबसे पहले तो माजरत कि हमने काफ़ी अरसा गुजर गया, तकरीबन 7-8 माह का गैप आ गया बीच में। कोरोना प्रॉब्लम, कुछ ऑफिस शिफ्टिंग, कुछ सेटलमेंट, इस्लामाबाद में नए ऑफिस बारू एंड फ्रेंड्स लॉ फर्म ने बनाया है, उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम हमें वो डिस्टर्बिंग में गुजर गया, जिस वजह से ये लेक्चर्स नहीं आ सके। लेकिन इंशाल्लाह हम आज से कोशिश करेंगे कि हमारे लेक्चर्स जो हैं वो रेगुलरली आपको मिलते रहें और कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आइंदा ना आए इंशाल्लाह। और अभी हम बहुत जल्दी जो है बारू एंड फ्रेंड्स लॉ फर्म जो इस्लामाबाद है वो एक जुडिशल एकेडमी बनाने जा रही है इस्लामाबाद में। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी उसका भी आपको आगाह कर देंगे। जो दोस्त फिर जहाँ पे आना चाहेंगे, जो रब्ता करना चाहेंगे, वो आपसे कर सकते हैं जी। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर जो है वो बेसिकली ओरल एविडेंस है कि ओरल एविडेंस क्या होती है और वो किस तरह दी जाती है और उसको कैसे होना चाहिए। व्हाट इज़ द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ये आज का हमारा आर्टिकल 71 का जो टॉपिक है, दैट इज़ ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अब इसका क्या मतलब है, पहले मैं इसके जो हमारी स्कीम है लेक्चर्स की उसके मुताबिक चलते हुए मैं इसको स्टैच्यू को थोड़ा सा रीड आउट करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस वट एवर बी डायरेक्ट, दैट इज़ टू से if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who say he saw it. If it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard it. Third one, if it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by the senses or in that manner. Next, if it refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person whom holds that opinion on those grounds, provided that। अब इसमें आगे इसकी कुछ प्रोविजंस हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल मैं स्टैच्यू को रीड आउट कर रहा हूँ। प्रोवाइडेड दैट द ओपिनियंस ऑफ experts expressed in any treatise commonly offered for sale and the grounds on which such opinion are held may be proved by the production of such treatise if the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the court regards as unreasonable. Next, he provided further that if oral evidence refers to the existence or condition of any material thing other than a document, the court may, if it thinks fit, requires the production of such material thing for its inspection. Provided further that if a witness is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or his attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court regards as unreasonable, a party shall have the right to produce shahadatul shahada, by which witness can appoint two witnesses to depose on his behalf except in the case of hudud। एविडेंस एक्ट 1872 का जी जो एग्जैक्ट सेक्शन 60 है जी, उसकी ये एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन है। कंप्लीट जो स्टैच्यू है वो मैंने आपके सामने रख दिया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट का मतलब क्या है। सबसे पहले ओरल एविडेंस है क्या। ओरल एविडेंस वो है कि जब किसी भी शख्स को कोई भी कोर्ट जो है वो कॉल करती है और उनको कहती है कि आप इस मामले के में पर डिपोज करें, अपनी शहादत दें, तो वो बोल के जो कुछ अदालत में अनहोत बोलता है, कहता है, बोल के जो भी बात करता है उसको कहेंगे ओरल एविडेंस। जब एक बंदा आके बोल के एविडेंस दे रहा है, शहादत दे रहा है, अपनी ज़बान से शहादत दे रहा है, दैट मस्ट बी डायरेक्ट। अब इसका क्या मतलब है। सबसे पहली बात जो मैं स्टैच्यू आपने पढ़ लिया, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले उसने कहा कि अगर ये किसी ऐसे फैक्ट के बारे में शहादत हो कि जिसमें ये कहा जाए, यानी कि कोई ऐसा मैटर आ जाता है कि जिसमें उसने कहा जी कि मैंने अपना फ़लाँ वक़ूआ होते देखा, फ़लाँ अकरस होते देखी, तो वो ये कहेगा, ये नहीं कहेगा कि मुझे असलम ने बताया कि उसने फ़लाँ वक़ूआ देखा, मुझे अकरम ने बताया कि उसने फ़लाँ जगह पे गाड़ी खड़ी देखी। नहीं, वो कहेगा कि मैंने ये अकरस देखी, मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी देखी, मैंने ये जाते हुए देखा। इसी तरह अगर वो कोई ऐसा फैक्ट है
कि जिसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जो सुनने के रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा कहता है कि जी फ़लाँ म्यूज़िक बज रहा था, वो मैंने सुनी, ये है उसकी एविडेंस, ओरल एविडेंस। अगर वो कहता है कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, मुझे असलम ने या अकरम ने या अनवर ने या किसी ने भी मुझे बताया कि जी वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था, तो दैट इज़ नॉट दिस ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस जो होती है उसको डायरेक्ट होना चाहिए। अगर सुनने वाली बात है तो वो कहे कि मैंने सुना, अगर अपना जो देखने वाली बात है तो वो कहे मैंने देखा। इसके अलावा नेक्स्ट वो कहता है कि जो इंसान की सेंसेस होती हैं, जो 5 सेंसेस हैं, आप लोगों में तो एक 6 भी है जो मुझे पता है कि बहुत तेज़ है, लेकिन जो 5 सेंसेस मौजूद हैं, जैसे कि अभी मैं अगले दिन अपने छोटे बच्चे को पढ़ा रहा था तो उसके मैंने उसे 5 सेंसेस का बताया। तो 5 सेंसेस, अगर वो चीज़ कोई ऐसा फैक्ट है कि जो है किसी चीज़ के टेस्ट के बारे में, तो वो कहेगा कि मैंने ये चीज़ चखी। अगर किसी ने देखा तो वो कहेगा मैंने देखा। अगर कोई सुनने की शहादत है तो कहेगा मैंने सुना। अगर कोई बोलने की शहादत है तो वो कहेगा मैं बोला। अगर कोई टच करने की शहादत है तो वो कहेगा मैंने टच किया। अगर कोई सूंघने की शहादत है तो वो कहेगा मैंने सूंघा। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे टेस्ट का आ जाता है कि फ़लाँ जगह पे जो काफ़ी का टेस्ट है वो कैसा था जी, तो वो कहेगा कि मैंने चेक किया है, मैं गया हूँ फ़लाँ रेस्टोरेंट पे, मैंने काफ़ी पी, उसका ये टेस्ट था, कितना मज़े का था। ये नहीं कहेगा मेरे एक दोस्त ने बताया फ़लाँ जगह की काफ़ी बहुत अच्छी है। तो ये फिर क्या होगा, डायरेक्ट एविडेंस नहीं रहेगी। तो ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अब इसकी जो और इसके जो दूसरी चीज़ है वो हम पहले भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ अ हेयर से एविडेंस। कि ओरल एविडेंस अगर डायरेक्ट नहीं होगी तो वो हेयर से एविडेंस की कैटेगरी में चली जाएगी। तो हेयर से एविडेंस क्या है, सुनी सुनाई बात। तो ये तो कुरान पाक में भी आया है, झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि बंदा सुनी सुनाई बात को आगे करता फिरे। ये तो मैं आप लोगों ने भी सुना होगा और मैंने भी इसमें इसको देखा। तो सुनी सुनाई बात को आगे करना वो हेयर से एविडेंस में आता है। हेयर से एविडेंस इनएडमिसिबल है। ओरल एविडेंस अगर होगी तो मस्ट बी डायरेक्ट। बेसिकली हम आज बात कर रहे हैं हेयर से के टॉपिक पे, क्योंकि आज का टॉपिक है ये बेसिकली। अब इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ छूट दी गई है, कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं कि जिसमें आप जो है आपको थोड़ी सी छूट हासिल है कि आप जो है अगर ये मामला है तो ऐसे कर लें, ये मामला है तो ऐसे कर लें। लॉ में कुछ प्रोविजंस हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ओरल एविडेंस जो है या हेयर से एविडेंस का जो असूल पूरी दुनिया में चल रहा है, अमेरिका में क्या है, इंग्लैंड में क्या है, कनाडा में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, तमाम ममालिक हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट के टाइम के। क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने ये सजेस्ट किया जी कि आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखा करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी इसको कंसाइज कर सकूँ। सबसे पहली प्रोविजन जो कहते हैं जी कि अगर प्रोवाइडेड दैट, मैंने पहले पढ़ दिया, मैं बार बार नहीं पढ़ूँगा इसको, कि हाँ एक और चीज़ वो आ गई कि अगर ये किसी ओपिनियन के बारे में एविडेंस है तो वो कहेगा कि मेरा ये ओपिनियन है। या फिर अगर कोई ओपिनियन जिन ग्राउंड्स पे ओपिनियन को बेस किया गया है, अगर उन ग्राउंड्स के बारे में एविडेंस है तो वो कहेगा कि जी कि मैंने इनको चेक किया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो कहेगा जी कि मुझे डॉक्टर ने बताया उसका ये ओपिनियन है, मुझे नक्शे वाले ने बताया उसका ये ओपिनियन है, मुझे PFSA वाले ने बताया उसका ये ओपिनियन है। वो कहेगा जी कि मैंने ये चेक किया, ये ग्राउंड्स थी, इन ग्राउंड्स पे मेरा ये ओपिनियन है। अब हम नेक्स्ट एक इसकी जो प्रोविजन है वो पढ़ेंगे कि अगर कहता है, जैसे हमने एक प्रोविजन पढ़ी कि अगर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के हवाले से है कि अगर ये किसी ऐसी मुआहदे के बारे में है, किसी ऐसी लिखी पढ़ी किताब या कोई ऐसी जो रेफरेंस चीज़ है, कोई ट्रीटी है, कोई मुआहदा है जो नॉर्मली आमतौर पे अवेलेबल है, जो किसी बुक में लिखा गया है या किसी ना किसी शक्ल में प्रिंट हो चुका है, तो वो एक लिखी पढ़ी बात है। तो उस पर अगर कोई ऐसी बात है तो फिर जो है वो आप इसमें क्या होगा, सच ओपिनियन हेल्ड मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सच ट्रीटीज। तो फिर वो किताब ला के आप एक बात कर देंगे और वो किताब ला के पेश कर देंगे। ये आप कर सकते हैं, वो आप अपना ओपिनियन जो है वो उस हवाले से आप पेश कर सकते हैं ताकि ईजी हो जाए। अब नेक्स्ट जो है, चूँकि मैं एक बात मैं आपको बताऊं कि आज जो ये लेक्चर है, मैंने आज शुरू में ये नहीं कहा कि बारू एंड फ्रेंड्स लॉ फर्म ब्रॉट दिस लेक्चर फॉर यू एंड विच इज़ सपोर्टेड एंड हेल्प बाय। आज मैं आपको मज़े की बात ये बताता हूँ कि आज मेरी पूरी फैमिली मुझे हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है। मेरी बेटी रामीन बैठी हुई है, वो बेचारी चुप करके, अवैस मूसा बैठे हुए हैं, और मेरी वाइफ जो है वो भी मेरी हेल्प कर रही हैं। तो इसलिए आज जो है फैमिली लेक्चर हो रहा है आप लोगों के लिए जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रोविजन पे। एक तो आपके सामने आ गई कि प्रोडक्शन ऑफ सच ट्रीटीज के आप उस आथर की बुक जो पेश कर सकते हैं, कोई मुआहदा पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोवाइडेड फर्दर है कि इफ ओरल एविडेंस रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन। हाँ, अगर किसी मटेरियल थिंग के बारे में वो चीज़ है तो आप उसकी स्टेट जो ओरल एविडेंस में वो आके बता देते हैं फ़लाँ चीज़ जो है वो इस तरह की है, तो कोर्ट उसको वो चीज़ अगर अवेलेबल है किसी जगह पे तो कोर्ट उसको इंस्पेक्शन के लिए तलब कर सकती है। इसी तरह आगे जनाब आगे बढ़ते हैं।
जो नेक्स्ट इसकी प्रोवाइजो है कि अगर एक विटनेस फोत हो चुका है या वो बीमार है या वो आ नहीं सकता या वो कोई ऐसी एविडेंस है जिसमें अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसको लाने में या बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, वो कहीं ऐसी जगह पे चला गया और केस जो है वो एक लंबे अरसे के लिए लटक जाएगा, तो फिर क्या आपने करना है कि फिर आप शहादतुल शहादा का एक असूल मौजूद है जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में, तो उसमें लेकिन वो हदूद के केसेस में वो भी नहीं होगा। ऐसा केस जिसमें हदूद के जो हद लागू होती है उसमें वो नहीं चल सकता, लेकिन दूसरे तमाम मामलात में ये चीज़ चल सकती है जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेक्शन 60 जो है एविडेंस एक्ट 1872 उसकी एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन है। तो हेयर से पे अब हम चलते हैं जी। क्या अब हम इसको आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हेयर से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेयर से ये बात है कि कोई भी सुनी सुनाई बात कि मुझे असलम ने बताया अकरम ये कर रहा था, मुझे अनवर ने बताया आतिफ वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो खुद नहीं उसने देखा सॉरी, तो फिर ये होगा कि ये हेयर से एविडेंस की कैटेगरी में आएगा। और तमाम ममालिक में जो जुरिस्प्रूडेंस का सिस्टम है उसमें हेयर से एविडेंस जो है तकरीबन हर जगह पे इसको इनएडमिसिबल ही समझा जाता है। टू सम एक्सटेंट बाज़ जगह पे कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे हमारे अपने लॉ में भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। तो ये बेसिकली हेयर से एविडेंस में क्या होगा, अगर एक बंदा आया उसने आउट ऑफ कोर्ट किसी की स्टेटमेंट है उसको आके अदालत में बयान कर दिया, तो ये होगा कि आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट को रिसाइड करना है। ये तो जस्ट एक तलावत है जी, कोई चीज़ आई है बताई है उसने कि फ़लाँ बंदा ये कह रहा था, फ़लाँ ये कह रहा था, फ़लाँ ये कह रहा था, तो ये हेयर से कैटेगरी में आएगा। तो हेयर से जो होता है उसमें जो है वो इनएडमिसिबल है हमारे सिस्टम में, हमारे जुरिस्प्रूडेंस में। इसमें एक जो हेयर से है इससे आगे एक डबल हेयर से भी एक मौजूद है, एक आप कह लें इसको कि एक टर्म है डबल हेयर से एविडेंस भी बाज़ बात होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है, मुझे ए कहता है कि मुझे बी ने ये बात बताई कि उससे सी ने ये बताया, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हेयर से एविडेंस। जैसे मैं कहता हूँ, मैं अभी मतलब ऑफिस से घर आता हूँ, आते ही मुझे रमीन कहती है बाबा आज मूसा ने मुझे ये बताया कि वैस ने उससे ये कहा है, यानी कि ये फिर डबल हेयर से एविडेंस हो जाएगी, ये डबल हेयर से एविडेंस का टॉपिक चला जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये आपको डबल हेयर से एविडेंस का भी समझ आ गई, हेयर से एविडेंस के हवाले से भी समझ आ गई। कहते हैं जी कि इफ़ इट इज़ एन ऑपरेटिव फैक्ट, हेयर से रूल डज नॉट एक्सक्लूड द एविडेंस इफ इट इज़ एन ऑपरेटिव फैक्ट, लैंग्वेज ऑफ कमर्शियल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज आल्सो एडमिसिबल ओवर ए हेयर से एक्सेप्शन बिकॉज द स्टेटमेंट हैव इंडिपेंडेंट लीगल सिग्निफिकेंस। यानी कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है, अगर उसकी कोई इंडिपेंडेंट लीगल सिग्निफिकेंस है, तो इंडिपेंडेंट लीगली अगर उसकी कोई वैल्यू मौजूद है तो उस पर आप बात कर सकते हैं, जिसको पेश किया जा सके, जो चीज़ अदालत में लाई जा सके, उस पर ये एक एक्सेप्शन मौजूद है। अब हम आगे बढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से। तो इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी है। 6th अमेंडमेंट जो थी यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें उन्होंने कहा कि इन ऑल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन द अक्यूज्ड शैल एंजॉय द राइट टू बी कन्फ्रंटेड विद द विटनेस अगेंस्ट हिम, यानी कि जो विटनेस उसके खिलाफ आ रहा है उसको कन्फ्रंट करने का राइट जो है फेयर ट्रायल में एक्यूज को होना चाहिए। बेसिकली ये कंसेप्ट है जो हेयर से को रोकता है कि जो बंदा एविडेंस उस बंदे के खिलाफ गवाह बन रहा है उससे वो जिरा कर सके। अब ये ए कहता है कि बी ने मुझे ये बताया कि मुलज़म ने ये किया है, तो अब जो मुलज़म है या जो डिफेंडेंट है वो कहता है जी भाई मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये क्या बात है, मतलब कोई भी फैक्ट क्वेश्चन करता है, अच्छा जी फलां चीज़ के बारे में आप क्या जानते हैं, वो कहता है हाँ ये तो मुझे नहीं पता, ये वो बता सकता है। फिर एक सवाल आता है, वो कहता है ये मुझे नहीं पता, वो बता सकता है। तो बेसिकली लॉ की यही इसमें है कि उसको कन्फ्रंट किया जाए जो बेसिकली जिसने ये बात आगे पहुँचाई है, वो सामने आके खड़ा हो, आके कहे कि जी वो पंजाबी में कहते हैं ना जने वाली गल आपको आके करे मैदान दे विच। तो ये उसी सेंस में। तो यूनाइटेड स्टेट्स की 6th अमेंडमेंट जो यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में की और उसमें उन्होंने ये चीज़ अपने ऐड की। अब जो कुछ एक चीज़ इसमें देखें, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ें हेयर से होती हैं, कुछ चीज़ें हेयर से नहीं होती हैं, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें सारी की सारी हेयर से हो जाती है। तो जो हेयर से पोर्शन होता है वो निकल जाता है, जो हेयर से पोर्शन नहीं होता वो एडमिसिबल हो जाता है। अब नेक्स्ट है जी, हम इसको कुछ जो यूनाइटेड स्टेट्स वालों ने एक्सेप्शंस रखी हैं अपने जो रूल्स ऑफ एविडेंस 803, उसमें एक पूरी एक लिस्ट दी गई है कि ये एक्सेप्शंस हैं जिसमें हेयर से एविडेंस जो है वो आप उसको एडमिसिबल समझा जा सकता है। नंबर 1 कि अगर बंदा स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, अगर वो बंदा अपने ही इंटरेस्ट के खिलाफ शहादत दे रहा है अपने, यानी कि जो बात कर रहा है, जो शहादत दे रहा है, जो हेयर से सुना रहा है अदालत में, वो अगर अपने ही बारे में अपने ही खिलाफ बात कर रहा है तो फिर उसको एक्सेप्शन हासिल है। नेक्स्ट है कि जो प्रेजेंट सेंस इंप्रेशन एंड एक्साइटेड अटरेंस, कि अगर किसी की सुनी सुनाई यानी कि जज्बातियत में किसी ने कोई बात कही, अचानक बात, वो यार वो हाँ वो ऐसे है, यानी कि एक्साइटेड अटरेंस
एक्साइट होके एक बंदा अचानक खुशी में गम से उसने कोई बात की, तो वो बात अगर कि यार वो खुशी के जज्बात में ये कह रहा था, वो गमी के जज्बात में ये कह रहा था, उस हिसाब से, या प्रेजेंट सेंस इंप्रेशन अगर आ रही हो उस फिक्रे में, तो फिर ये है। नेक्स्ट है जी एग्जिस्टिंग मेंटल, इमोशनल और फिजिकल कंडीशन के हवाले से बात आप कर सकते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के हवाले से, यानी कि हर वो चीज़ ये जिस तरीके से आ रहा है कि जिसका आप कोई ना कोई प्रूफ पेश कर सकते हैं, तो उस हिसाब से ये इसको एक्सेप्शन है। जो रिकलेक्शन का, रिकॉर्डेड रिकलेक्शन, अगर आपने कोई ऐसी बात जो है, यानी कि किसी ने कोई बात कही थी और उसने वो बातें रिकॉर्ड की हुई हैं, तो उसकी जो मतलब याद दहानी के लिए जो उसने रिकॉर्ड किया उसको आप देखा जा सकता है। रिकॉर्ड्स ऑफ रेगुलरली कंडक्टिंग एक्टिविटी, अगर एक बंदा रेगुलरली ये काम करता है, रोज़ सुबह 5 से लेके ये करता है, 6 से लेके ये करना है, 7 ये 8 ने 10 बजे ये, वो उसकी एक रेगुलर एक्टिविटी है, उस हवाले से आप बात कर सकते हैं, ये उसकी रेगुलर एक्टिविटी है। पब्लिक रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एज वेल एज एब्सेंस ऑफ एंट्री इन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक्स, एब्सेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मैरिज, baptismal and similar certificate and family and property record, statement in document affecting an interest in property, statement in ancient documents the authenticity of which can be established, market reports, commercial publications, learner treaties, reputation concerning personal or family history, ये वो सारी चीज़ें हैं जो जिनको एक्सेप्शन, अभी और भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सेल्फ अथेंटिकेटिंग है अंडर रूल 902 ऑफ अमेरिकन एविडेंस। कौन कौन से? डोमेस्टिक पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सील। Number 2, domestic public documents not under seal but bearing a signature of a public officer. ये काफ़ी एक foreign public document, certified copies of public record, official publications, newspaper and periodicals, trade transcription and like acknowledged documents, कमर्शियल पेपर एंड रिलेटेड। ये अमेरिका में कुछ चीज़ें हैं जी। अब इंग्लैंड वाले क्या करते हैं जी, हम चूँकि हमारा जो लॉ है वो इंग्लैंड के नज़दीक है, हम कॉमन लॉ के नज़दीक चलते हैं, तो इसलिए जो सेक्शन 116 ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2003 है जी, उसमें इंग्लैंड में उन्होंने कहा कि हेयर से इज़ एडमिसिबल। कहाँ पे? सिर्फ ये 2-4 चीज़ें बताई हैं। नंबर 1, रेलेवेंट पर्सन इज़ डेड, जिसकी बात है वो मर चुका है। नंबर 2, रेलेवेंट पर्सन इज अनफिट टू बी विटनेस बिकॉज ऑफ हिज बॉडीली और मेंटली कंडीशन। हमारा भी लॉ चूँकि सारा हमने वो सेक्शन 60 एविडेंस एक्ट 1872 जो है चूँकि हमें इंग्लैंड वालों ने ही दिया हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें जो हमारे हैं। नंबर 3, द रेलेवेंट पर्सन इज outside the country and it is not reasonably practicable to secure his attendance, उसको लाया नहीं जा सकता। relevant person cannot be found through fear, the relevant person does not give oral evidence in the proceeding and the court give leave for the statement to be given in evidence। ये सारी चीज़ें। टू मेन common law exception to the rule the hearsay is inadmissible, और कौन कौन सी हैं? रेस्ट जेस्टे एंड कन्फेशन। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें। रेस्ट जेस्टे के बारे में हमारा एक मुकम्मल लेक्चर मौजूद है, कन्फेशन के बारे में हमारा पूरा लेक्चर मौजूद है। ये दो कहते हैं जी टू मेन कॉमन लॉ एक्सेप्शन है किस रूल के, हेयर से इनएडमिसिबल है इस रूल्स को। ये दो चीज़ें कौन कौन सी? कन्फेशन एंड रेस्ट जेस्टे, ये दो मेन जो बड़ी फेमस हैं, तो इसके बारे में हमारे लेक्चर ऑलरेडी मौजूद हैं। अब कनाडा है आगे, उसमें भी यही हमारा वाला जो ऑलमोस्ट चलता है कि जो नेसेसरी एंड रिलायबल एविडेंस है वो अलाउ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, कोई अपने नेक्स्ट जो हमारा फेज़ होता है उसकी तरफ, जो इम्पोर्टेंट हम एविडेंस जजमेंट्स और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हेयर से एविडेंस का स्कोप है, इट इज़ ए कार्डिनल रूल ऑफ लॉ एविडेंस दैट द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। Article 71, 75 and 102 are based on this rule. If best piece of evidence is available with the prosecution but the same has been withheld by prosecution, then it is presumed the prosecution had some sinister motive। यानी कि अगर prosecution एक अच्छी एविडेंस मौजूद है उसको छुपा रही है, सामने नहीं ला रही है, किसी और बंदे को ला रही है, तो फिर ये बेसिक कंसेप्ट जो चलता है आर्टिकल 71, 75 एंड 102, ये तीनों इन चीज़ों पर बेस करते हैं। अब वैल्यू ऑफ डायरेक्ट एविडेंस कहता है जी कि नो डाउट द लायबिलिटी फॉर ट्रूथ एग्जिबिटेड बाय द विटनेस अपीयरिंग इन आवर कोर्ट्स लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आजकल के जितने भी हमारे केसेस चल रहे हैं, जितनी भी कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, बड़ा मुश्किल हो गया कोई ऐसा गवाह लेके आना जो बिल्कुल सच्चा हो, जो हर बात बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से कहे और फिर हम उस पर यकीन कर लें। ये आजकल बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि लोग एविडेंस को छुपाते हैं, लोग एविडेंस आगे आके देना नहीं चाहते। हमारे माहौल ही ऐसा बन गया हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ सिक्योरिटी नहीं है, जो विटनेस प्रोटेक्शन नहीं है। अगर एक बंदा समझता है कि यार मैं किसी की दुश्मनी में क्यों पढ़ूँ, मैं किसी के वैर में क्यों चला जाऊँ, तो इसलिए कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। इस हवाले से जो डायरेक्ट एविडेंस की वैल्यू है वो बड़ा, इस हवाले से तो ये बल्कि एक जजमेंट भी है पीएलडी 1951 जो लाहौर हाई कोर्ट में आई थी, मेरे ख्याल में जस्टिस मुनीर साहब की है, उसमें उन्होंने कहा था टू शिफ्ट ग्रेन फ्रॉम चेफ। ये एक नया चीज़ उन्होंने दे दी थी कि कोई झूठे को अलहदा कर दो, सच्चे को अलहदा कर दो।
तो फिर उसको फिर अभी जो लेटेस्ट जजमेंट पे आई है खोसा साहब की जजमेंट 2019 में, वो मार्च में, उसमें उन्होंने कहा जी कि नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा, फाल्सिस इन यूनो और फाल्सिस इन ओमनीबस का असूल चलेगा। यानी कि दो मुख्तलिफ चीज़ें थी ना, पहले था टू शिफ्ट ग्रेन फार्म, नेक्स्ट आ गया टू फाल्सिस इन यूनो फाल्सिस इन ओमनीबस, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये जो है ना, अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे लेक्चर के दौरान आहिस्ता आहिस्ता जो मेरी फैमिली है वो सोना शुरू हो गई है, तो बोर होना शुरू हुए हैं। कि आप भी बोर हो रहे हैं? मुझे उम्मीद है आप नहीं बोर हो रहे होंगे, क्योंकि इन बेचारों को क्या पता कि मैं लाभ में क्या पढ़ रहा हूँ, वो तो बस देख देख के सोने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली रामीन साहब। हम आगे बढ़ते हैं जी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के हवाले से कि जो आर्टिकल 71 अप्लाइज टू द ओरल एविडेंस विच मीन्स द एविडेंस रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट। ओरल एविडेंस जो होती है वो एफआईआर पे लागू नहीं होता। जजमेंट है 1997 पीसीआर एलजे 376। कोई भी बंदा जजमेंट आके एफआईआर करवा सकता है, जजमेंट नहीं सॉरी एफआईआर करवा सकता है जी कि मैंने ये बात सुनी है, लेकिन उस पर ये चीज़ लागू नहीं होती, क्योंकि ये बेसिकली एविडेंस पे, और एविडेंस वो होती है जो कोर्ट में होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी और जगह पे ये चीज़ें जो हैं वो पर या पंचायत में तो ये चलती रहती हैं, जिरगों में ये बातें होती रहती हैं। अब नेक्स्ट है विटनेस अनेबल टू गिव एविडेंस। ये तो हम वैसे भी उसमें पढ़ चुके हैं कि जी अगर कोई विटनेस अनेबल है तो या वो आ नहीं सकता, या वो दूर चला गया हुआ है, या उसको लाना मुश्किल है, तो शहादतुल शहादा का असूल मौजूद है। शहादतुल शहादा, शहादत की शहादत, एक गवाह है उसकी गवाही, शहादतुल शहादा, शहादत की शहादत, एक गवाह है उसकी गवाही, वो उससे बात सारी सुन के आके आगे बता दे कि जी वो ये हो रहा है। जैसे हमारे आम ये चलते हैं ना जी, जिरगों में, पर या पंचायत में, एक बार साइड पे चले गए, उसकी बात सुनी, फिर उसको बिठा दिया, फिर दूसरे को ले गए साइड पे, उसकी बात सुनी, यार वो ये कहता है, वो ये कहता है, इस तरह की, तो ये वो ही उसके नज़दीक बनता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, कि डायरेक्ट एविडेंस क्या है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है। डायरेक्ट एविडेंस है बेसिकली आकुलर अकाउंट, या कोई डायरेक्ट चीज़ जो इन्फर होती है, जो प्लेस ऑफ अकरेंस से, जो जैव वकूआ से कोरिलेट करती है। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो और चीज़ है। जैसे हमने पहले भी इसमें बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि सर्कमस्टांसेस क्या हैं, जिसमें वाइस टकर की एविडेंस आ जाती है, किसी ने मुलज़म को वकूआ करके वापस आते देखा, कुलासीन की एविडेंस है कि किसी ने वकूआ मुलज़मान को जो मकतूल था उसके साथ देखा। तो ये चीज़ें फिर इसके ये सारी चीज़ें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में आ जाती हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंस आ जाती है। तो ये बेसिकली हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जो डायरेक्ट एविडेंस है वो मैंने आपको बताया कि वो है कि जो आकुलर अकाउंट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक जजमेंट भी 2-3 है, वो भी मैं आपको सामने रखूँगा कि आजकल के दौर में डायरेक्ट एविडेंस पर यकीन करना मुश्किल है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को भी यकीन करना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में DNA रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल है, MLR है, ये सारी चीज़ें हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, जो फोरेंसिक की रिपोर्ट्स हैं, जो वेपन की रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये आप कहते हैं कि इंसान झूठ बोल सकता है, सर्कमस्टांसेस हालात वाक़या झूठ नहीं बोलते। तो मेरी एक सजेशन है कि हमारे जो जस्टिस सिस्टम है इसमें हमारी कोर्ट्स जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कोई वैल्यू ही नहीं देती। वो कहते हैं दिस इज़ जस्ट अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अभी आज एक जो है मर्डर रेफरेंस में रावलपिंडी हाई कोर्ट में पेश होकर आया हूँ, तो उसमें मैं अभी इस रोस्टर में खड़ा हुआ, तो सबसे पहले हाँ जी आपके पास तो डायरेक्ट एविडेंस ही नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। क्या बात कहते हैं जी, क्या काम बताएं, क्या एविडेंस, ये क्या सर्कमस्टेंसेस पे क्या होगा। और उन्होंने नो डाउट मेरे खिलाफ फैसला हो गया, मुलज़म एक्विट हो गया, मैं आई वाज जो रिप्रेजेंटिंग कंप्लेनेंट पार्टी। लेकिन ये फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को अगर कोर्ट्स हमारी तस्लीम नहीं कर रही, तो इसके ऊपर कोई ना कोई जो है गवर्नमेंट लेवल पे हमारी बार्स को या जो हमारे जो लॉयर्स हैं उनको इस पर कुछ जोर देना चाहिए कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस झूठ नहीं बोलते, लेकिन जो डायरेक्ट एविडेंस है वो तो अगर आप चाचा मामा ताया फूफी जितने भी होते हैं, वो विटनेस तो रिश्तेदार होते हैं, कहीं ना कहीं तो इंटरेस्टेड होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो तो आगे झूठ नहीं बोलेंगे। एक वाहिद कोर्ट है जहाँ पे आप बाहर किसी बंदे को कह दो ना गाँव में कि यार फलां बंदे का न्याय दे दे, वो कहता है ना 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 मैं तो न्याय नहीं देता। हालांकि उसको पता भी हो कि फलां बंदा सच्चा, लेकिन वो फिर भी कहता है जी मैं क्यों न्याय दे दूँ, न्याय तो अपने बाप का नहीं दिया जा सकता। लोग कहते हैं न्याय तो अपने बीवी बच्चों का नहीं हम दे सकते, तो अपने भाइयों का नहीं दे सकते, तो हम नहीं देते जी। लेकिन कोर्ट में वही लोग जब आ जाते हैं, वो आके आन कहते हैं अल्लाह की कसम खा के कहना जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, तो बात झूठ बोल रहे होते हैं। 99.9% यही चल रहा है। लेकिन ये सिस्टम जो है वो स्टॉप होगा, तब स्टॉप होगा जब हम सर्कमस्टांसेस की तरफ बढ़ेंगे। हम सोचते हैं यार अमेरिकन सिस्टम में जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी अच्छी है, इंग्लैंड की ये है, यूरोप में ये हो रहा है, फलां मुल्कों में ये हो रहा है, फलां मुल्कों में ये। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, हमारी जो हमारी
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं वो भी अच्छा काम करती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन किया जाना चाहिए, उनको फोरेंसिक पे पढ़ानी चाहिए, उनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका बताना चाहिए ताकि फिर उस पर इन्हिसार बढ़ सके। अब हमारे पाकिस्तान में ये मैं आज आपको भी एक फॉर एग्जांपल चैलेंज दे रहा हूँ या टॉपिक दे रहा हूँ, इस पर सर्च करें कि अगर एक बंदे के पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है लेकिन उसको ये पता है कि फ़लाँ बंदे ने मारा है, कैसे कनेक्ट करेगा आप? क्योंकि कोर्ट्स तो कहती हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आर वीक टाइप ऑफ एविडेंस। अब जो एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है पूरी दुनिया उस पर रिलाई करती है, साइंटिफिक रिसर्च पे रिलाई करती है, साइंटिफिक जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्शन जो प्रोसेस है उस पर रिलाई करती है। हम लोग क्या कहते हैं, हमारी कोर्ट्स कहती हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आर वीक टाइप ऑफ एविडेंस। ये आप देख लें फिर जो भी सूरत हाल है। हम इसमें जजमेंट है AIR 1952 कलकत्ता 494, PLD 1996 लाहौर 402, AIR 1960 मद्रास 362 DB। अब तो लेटेस्ट जजमेंट काफ़ी सारी आ चुकी हुई हैं। NLR 2000 क्रिमिनल 400 जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हवाले से है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। कहता है इट मस्ट हाउएवर बी नोटेड दैट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज मोर कोजेंट दैन एविडेंस ऑफ आई विटनेस एज इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस द फॉल्स। वो जो बात अभी मैं कर रहा हूँ। इसी तरह एक जजमेंट है 1999 UC 14, ये शरीयत कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर की जजमेंट है कि, और अब PLJ 2001 शरीयत कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर पेज 43। ये तमाम जजमेंट CC पॉइंट पे बार बार कहती हैं कि सर्कमस्टेंसेस सच बोलते हैं, लेकिन यही कोर्ट्स जजमेंट देते हुए बाद में कहती हैं सर्कमस्टेंशियल और वीक टाइप ऑफ एविडेंस। व्हेन प्रोसिक्यूशन मैटर्स आर रिलेटेड इंटरेस्टिंग एंड क्लोजली रिलेटेड टू डिजीज आर फाउंड टू हैव सम राइवलरी अगेंस्ट अक्यूज्ड देन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डेफिनेटली बियर्स वेट। तो कैसे वेट बियर करेगा जब वो वीक टाइप ऑफ एविडेंस है? तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी हमारे अपने टॉपिक नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। इस पे जजमेंट है 1997 CLC 1691। अब ये चीज़ तो स्टैचू का हिस्सा है तो इसको बार बार ज़्यादा डिटेल में इसमें इंपॉर्टेंट एक जजमेंट है वो आपने पढ़नी है। 2004 SD पेज है 258 डिवीजन बेंच की ये जजमेंट है, इसको आपने पढ़ना है जी। इंशाल्लाह हमारा जो ये ना आज आर्टिकल 70 आलमोस्ट हाफ बुक हम कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह ये जो हमारे लेक्चर्स हैं इसको हम एक बुक की शक्ल में बाइंड करवाएंगे और वो ये आप लोगों के लिए फिर अवेलेबल होगी जी। बारू एंड फ्रेंड्स लॉ फर्म इस्लामाबाद। आपको मैं अपना नंबर जो है ऑलरेडी मेरा व्हाट्सएप नंबर है काफ़ी सारे लोगों के पास है जी, मैं बार बार देता रहता हूँ, मेरे लेक्चर्स में मौजूद है। मैं आपसे कहूँगा कि इस लेक्चर को सुनें, इस पे अपने कमेंट्स करें, अच्छे बुरे जो भी आप समझते हैं वो करें और इसको शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि यार ये चीज़ है, ये सामने है। एविडेंस नेक्स्ट है जी एविडेंस ऑफ फैक्ट विच कुड बी सीन। NLR 1991 SD 410, AIR 1942 लाहौर 559 कि अगर ऐसे एविडेंस जो देखने के बारे में है तो वो ऐसी एविडेंस होगी जिसमें होगा कि मैंने खुद देखा। कहते हैं जी ओरल एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट मस्ट बी गिवन बाय सम पर्सन हु हैज सीन दोस कंटेंट्स, दैट इज टू से हु हैव रेड द डॉक्यूमेंट। एविडेंस दैट द विटनेस सॉ द डॉक्यूमेंट एंड हर्ड इट एंड रेड आउट बाय समवन एल्स इज ओनली हेयरसे। अगर कोई डॉक्यूमेंट देखा है किसी ने तो वो खुद बताएगा उसमें क्या लिखा होगा। टू प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ एन आई विटनेस टू पुलिस द प्रोडक्शन ऑफ द राइटर ऑफ द स्टेटमेंट इज नेसेसरी। ये नेक्स्ट है जी ओपिनियन एंड impression of the witnesses, only what a witness actually saw and heard at what a mob was doing and saying is admissible। जजमेंट AIR 1928 पटना 91। नेक्स्ट है जी एविडेंस ऑफ फैक्ट विच कुड बी हर्ड। AIR 1929 मद्रास 187, AIR 1947 PC 19। ये इसी हवाले से स्टेटमेंट टू अक्यूज, स्टेटमेंट मेड बाय एन अक्यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द occurrence of an offence is relevant but a statement made by another person to the accused must be proved by the person who heard it। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैक्ट परसीव्ड बाय सेंसेस एविडेंस ऑफ, ये 7 इलाहाबाद 385 फुल बेंच की जजमेंट है। नेक्स्ट है ओपिनियन ऑफ एविडेंस। ये ओपिनियन के बारे में जिसका ओपिनियन होगा वो खुद एविडेंस देगा, अगर वो खुद अवेलेबल नहीं है तो उसकी कोई अथेंटिक बुक है, कोई अथेंटिक चीज़ है जो पब्लिश हो चुकी है, जो आवाम के पास है, जो हर बंदे के पास है, उस हवाले से और उसकी साउंड रीजंस जो फिर वो आप डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट की एविडेंस जो होगी वो भी डायरेक्ट होगी, उसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। एक्सपर्ट में मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टर है, एक डॉक्टर अगर आके खुद आके कहेगा MLR जिसने किया वो आके कहेगा, ये नहीं है वो अपने किसी क्लर्क को किसी और डॉक्टर को भेज जाओ मेरी जगह पे एविडेंस हो जी, मुझे डॉक्टर असलम साहब ने भेजा है, वो जी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। डॉक्टर साहब खुद आएंगे, वो आके बताएंगे कि मैं, अगर किसी वजह से बाज़ का ऐसा होता है सेकेंडरी एविडेंस पेश करनी पड़ जाती है तो वो सिर्फ इतना आके बताते हैं कि ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं लेके आ गया हूँ, ये रिकॉर्ड आप रख लें, बस। इसके अलावा वो कोई ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब का ओपिनियन क्या था, डॉक्टर साहब ने कहा क्या है, डॉक्टर साहब ने कहा। आप उससे अगर क्रॉस एग्जामिनेशन भी करना है आपने तो उस डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आप नहीं कर सकते, उसके रिकॉर्ड के रिलेटेड कर सकते हैं। या कोई जर्नल अगर वो भी एक डॉक्टर है फॉर एग्जांपल, तो फिर जर्नल अगर आपने कुछ चीज़ें पूछनी तो वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो ओपिनियन है वो आप नहीं पूछेंगे जी, उसमें ना पूछ सकते हैं।
मेडिकल रिपोर्ट के वाले से 2 जजमेंट NLR 2000 क्रिमिनल 232 पेज है, 25 मद्रास 183 DB। अब केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट, पहले पता है आपको केमिकल एग्जामिनर के हवाले से कुछ जो भी आते थे तो उनको एविडेंस देनी पड़ती थी। अब क्या हुआ, केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट इज नॉट बाइंडिंग इन द कोर्ट, देयरफॉर वेयर आफ्टर अकरेंस एंड बिफोर मेडिकल एग्जामिनेशन विक्टिम हैड पास टू नेगेटिव रिपोर्ट ऑफ केमिकल एग्जामिनर वाज नॉट फैटल फॉर प्रोसिक्यूशन केस PLJ 2000 क्रिमिनल केस 1219 केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट। अब देखें इसमें एक CRPC में बाकायदा अमेंडमेंट की गई थी और वो PFSA की रिपोर्ट के हवाले से वो पार्शियल एडमिसिबल, बाकी रिपोर्ट्स जो हैं वो आप उसको इस पर रिसर्च करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो जो डॉक्टर करेगा पोस्टमार्टम वो ही आकर देगा, दूसरा कोई भी उसकी जगह पे आकर बात नहीं कर सकता। डॉक्टर ओपिनियन अबाउट द प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द डिजीज इज ऑलवेज एन ओपिनियन व्हिच कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड अगेंस्ट द सब्सटेंटिव डायरेक्ट एविडेंस अनशेकन एंड अनचैलेंज्ड। यानी कि अगर वो एक ये उसका ओपिनियन है कि इतना टाइम था मरने में और इंजरी में, या इंजरी में और सॉरी जो डेथ में और पोस्टमार्टम में, तो ये प्योरली उसका ओपिनियन है। तो ओपिनियन की एविडेंस जो होती है वो डायरेक्ट होनी चाहिए। पुलिस ऑफिसर ओपिनियन ऑफ पुलिस ऑफिसर आर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। ये तो बड़ी डिक्शन ऑफ पुलिस इज नॉट बाइंडिंग अपॉन कोर्ट, ये तो बड़ा मशहूर जो है जी इस हवाले से। अब नेक्स्ट है एक शॉर्ट सा हम इसको पढ़ लेते हैं कि हेयर से एविडेंस पे कुछ जजमेंट्स में पहले आपको लिखवा देता हूँ। PLD 1964 कराची 356 DB, PLD 1975 कराची 84 DB। बड़ी ये डिटेल जजमेंट होती है ना, ये इसलिए मैं देता हूँ, वैसे तो लेटेस्ट भी लातादाद जजमेंट्स आ चुकी होती हैं। NLR 1993 ST 366, 1996 CLC 530, 1991 PCLJ 301 DB। ये कुछ पॉइंट्स हेयर से एविडेंस के हवाले से तय किए हैं। या स्टेटमेंट विच इज मेनली हेयर से कैन बी सेफली इग्नोर्ड। Number 2, where a witness does not depose as to effect from personal knowledge but says that it was brought to his notice by another person, such evidence is hearsay. Therefore, a statement said to have been made by a witness to another person is not admissible. ये सारी चीज़ें हैं, ये आप जो लेक्चर्स जो हैं वो मैं लोगों को भेजता रहता हूँ जितने पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल लायर हूँ, मुझे अपना काम भी करना होता है। तो ये तो मैं शौकिया कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चले मैं खुद थोड़ी स्टडी करता हूँ, अपने नोट्स तैयार करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को शेयर करते हैं, कुछ नॉलेज जो है उसको आगे पहुँचाना चाहिए, ये थोड़ा ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट इसमें है कि कन्वर्सेशन बिटवीन अक्यूज्ड एंड अदर पर्सन, कन्वर्सेशन बिटवीन अक्यूज्ड एंड अनदर पर्सन टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस वुड बी एडमिसिबल अंडर आर्टिकल 71। सच स्टेटमेंट इज नॉट हेयरसे एविडेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के हवाले से है तो बेसिकली वो भी, लेकिन वो एक्यूज की कन्वर्सेशन है, किसी के सामने उसने जाके बात की, वो आके एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की शक्ल में आ गई। अब जो एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ एन एडमिसिबल हेयर से एविडेंस के जो एक्सेप्शन पाकिस्तान में है, जो वो ऑलरेडी हम जो पढ़ चुके हैं, उसमें एक जजमेंट बड़ी डिटेल लिख लें आप। 1990 MLD 355 DB की। उसके बाद रेस्ट जस्टे 1992 SCMR 1625, 1992 SCMR 1625। Anything said immediately after the occurrence by the people gathered cannot be termed as hearsay because the same is admissible res geste। ये रेस्ट जैसे के टॉपिक ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन टू एडमिसिबल ऑफ हेयर से एविडेंस। हेयर से एविडेंस पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, ये जजमेंट है AIR 1962 गुजरात की है 62 DB के। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जजमेंट पे, ये बात याद रखें कि हेयर से एविडेंस पे अगर एक ऑब्जेक्शन नहीं भी कर सकता कोई कौंसल, फॉर एग्जांपल किसी वजह से मिस हो गया या कौंसल की मौजूदगी नहीं थी, तो फिर क्या होगा, उसको फिर भी हेयर से ही समझा जाएगा और उसको स्ट्रक ऑफ किया जाएगा एविडेंस में से, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ऑब्जेक्शन अगर किया या ना भी किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ एन एडवोकेट ऑब्जेक्शन टू एडमिशन ऑफ एविडेंस। इस हवाले से जजमेंट है जो भी मैंने बात किया है कि अगर वकील साहब रह जाता किसी वजह से ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते। AIR 1922 PC 127 या PLD 1966 डाका 305 DB। अब तो इसमें लाजदा जजमेंट्स आ चुकी हैं। तो दिस वाज द लेक्चर टुडे, जो काफ़ी अरसे बाद मैं आपके पास लेके आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं